हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग टेस्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जो मिनी टेस्ट था, टेस्ट नंबर 5496। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस इज रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो देखते हैं। आईआर कोहिलो केस 2007, नहीं, ये तो उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है। गोलकनाथ केस, ये भी नहीं। मेनका गांधी केस 1978, ये करता है। एंड मिनर्वा मिल केस 1980। ओके, तो इसमें है क्या वो हम देखते हैं। पहला है आईआर कोहिलो 2007। ठीक है, इसमें बात किया जाता है 9th शेड्यूल के बारे में, जो कि केशवानंद भारती के इस जजमेंट के बाद आया था, जो जिसको एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट। ओके, दूसरा है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रेड्स एनी फंडामेंटल राइट विच आर सैक्रोसेंट इन नेचर। और फंडामेंटल राइट जो है वो कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, जो कि आर्टिकल अमेंडमेंट 24 एंड 25 इंसर्ट किया है आर्टिकल 31C। ओके, एंड मेनका गांधी केस 1978 क्या बोलता है, तो वो है राइट गारंटेड आर्टिकल 21, जिसमें बात किया गया पहले था प्रोसीड्योर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, बट उसको रिप्लेस किया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 21। ओके, नेक्स्ट है मिनर्वा मिल केस। ओके, 1980 का। उसमें क्या बोला है, तो इसमें है प्राइमेसी ऑफ द डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। ओके, अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 स्पेसिफाई डीपीएसपी को 39B एंड 39C में किया गया। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। Which of the following DSP, Directive Principle of State Policy, represent ideology of the liberalism? लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी किस में रिप्रेजेंट किया है, तो पहला स्टेटमेंट है एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14। क्या ये किया गया है, नहीं, इसमें एज 16 to 14 नहीं है, एज 16 है, जो कि आर्टिकल 45 में आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इन द पब्लिक सर्विस। ये भी गलत है, क्योंकि जुडिशियरी सेपरेट करता है जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ना कि एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियरी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एंड नेक्स्ट है इनकरेजिंग सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्ररी, तो ये ऑप्शन सही है, जो कि अंडर आर्टिकल 51 में आता है और ये आता है 50 में। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि लिबरलिज्म का जो प्रिंसिपल है, आइडियोलॉजी है, वो कितने टाइप का है। ऐसा कोई टाइप कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, कोई क्लासिफिकेशन डीपीएसपी का, बट हम लोग अपने पढ़ने के लिए और समझने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 3 टाइप में। ठीक है, बांटे हैं। तो पहला कौन कौन सा है, पहला है यही लिबरल सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो आता है अंडर आर्टिकल 39, 38, 39A, 41, 42, 43 एंड 43A, 47। ओके, और दूसरा होता है गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल में आता है आर्टिकल 40, 43, 43B एंड 46, 47, 48, ये सब आर्टिकल आ जाता है गांधीयन प्रिंसिपल में। उसके बाद जो लिबरलिज्म है उसके अंदर भी 45, 40, 44, 50, 51, 48A, 49, ये सब आर्टिकल आते हैं ये लिबरलिज्म के अंदर। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3 इज द करेक्ट, क्योंकि ये 6 ईयर था ना कि 14, और ये यहाँ पे जुडिशियरी से ये सेपरेशन होता है ना कि लेजिस्लेटिव से। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या है, आर्टिकल 18 प्लेसेस Article 18 places explicit restriction on the acceptance of both military and civilian title। नहीं, military and civilian नहीं होता है, military और ये academic होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसका, तो आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स प्रोविजन फॉर द बोथ सिविल एंड नॉन सिविल सिटीजन्स। करेक्ट, तो इसका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, मैं इसमें पूछा है कि कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर। ये नहीं आता है क्योंकि ये सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आता है आर्टिकल 39A में। ओके, नेक्स्ट है दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, टू raise the level of nutrition and standard of living of the people and to improve public health। ये किस में आता है, 47 आर्टिकल में आता है, और ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ना कि गांधीयन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम with necessary power and authority to enable them to function as units of self government। ये आर्टिकल 40 में आता है, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 13 विच ऑफ द इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला हम देखते हैं स्टेटमेंट, इट क्रिएट स्कोप फॉर रिवाइविंग बोथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्जिस्टिंग लॉ। क्या स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है। और आर्टिकल 13 को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी। ठीक है, आर्टिकल इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेंटली द अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 आर नॉट लॉज विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड, इट कैन बी चैलेंज। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, which of the following is the significance of fundamental duties under पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, पहला है, क्या पूछा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में 4A जो कि आता है, और इसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। करेक्ट, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ये भी करेक्ट है। ओके, एंड तीसरा है, दे प्रोटेक्ट द लिबर्टीज़ एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ द स्टेट। नहीं, ये गलत है, ये किस में आता है, ये फंडामेंटल राइट में आता है, ना कि ड्यूटीज़ में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज द ओनली सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 and 2 इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हैव बीन गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। तो वो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 39B एंड 39C। ठीक है, जो कि कौन सा केस में किया गया था, तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में किया गया था, जो कि हमको पहला क्वेश्चन देखे थे उसमें। ठीक है, पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ, क्या था, विथ रिगार्ड टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो वो हमको देखना है। ठीक है, तो पहले तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो किस आर्टिकल में है, तो 123 में है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका है, इट कैन रिपील और मॉडिफाई एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्या ये सही है? जी हाँ।
इट कैन बी इशूड रेट्रोस्पेक्टिवली, ये भी सही है. इट कैन बी इशू ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस. नहीं. तो इसमें क्या होता है, स्टेट लिस्ट जो है ऑल्सो, ये ऑर्डिनरी नहीं होता होगा. इफ़ पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं रहेगा तो ये स्टेट लिस्ट को भी किया जा सकता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट. एंड जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब आता है प्रेसिडेंट के पास, जब पार्लियामेंट पावर में नहीं होता और कोई इमरजेंसी नहीं, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो अर्जेंट मेथड के लिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को बनाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसको शॉर्टकट में हम लोग DPSP बोलते हैं. इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. तो है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज. क्या ये स्टेट प्रिंसिपल मेकिंग लॉज का ड्यूटीज़ है? जी हाँ. और ये किस में आता है, आर्टिकल 37 में. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनोमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये भी सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B आर 1 एंड 2 आर करेक्ट. ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था DPSP में. एंड ये इशू किसके द्वारा किया जाता था, तो गवर्नर जनरल के द्वारा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लीगली नॉन इन्फोर्सेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन. इसका रीजन क्या था? तो पहला है, इंडिया डिड नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज. करेक्ट, क्योंकि तभी नया नया इंडिया आज़ाद हुआ था, अभी 2 कंट्री में बट गया था. ठीक है. एंड दूसरा है, द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री. ठीक है, तो इसका A एंड B आर करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, तो पहला है, द वोटिंग इज डन थ्रू ओपन बैलेट इम्प्लाइंग दैट पार्टीज कैन इशू व्हिप टू देयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई. क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि द वोटिंग इज डन थ्रू द ओपन नहीं, ये सीक्रेट बैलेट इम्प्लाइंग दैट पार्टीज कैन इशू व्हिप टू, सॉरी, पार्टीज कैन नॉट, ये भी इशू नहीं कर सकता है व्हिप टू देयर MPs एंड एंटी डिफेक्शन लॉ भी अप्लाई नहीं होगा. ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है. एंड दूसरा है, अनलाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन MLA डू नॉट वोट इन देयर दीज इलेक्शंस. करेक्ट, ऑप्शन B इज करेक्ट, ओनली 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. Which of the following Constitution of India have a direct bearing on education? तो कौन सा है? पहला हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, जो कि अंडर 45 में आता है, तो ये तो होगा. ठीक है. नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट. ये भी 21A में जो ऐड किया गया था अंडर 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए, मतलब बच्चों के लिए. और इसमें कितना था, तो उसमें था 6 ईयर के लिए. ओके, और तो 1 and 2 होगा, 3 प्रीएम्बल तो नहीं होगा, एंड थर्ड DPSP सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इसमें भी हो गया 51A सब क्लॉज के, जो कि 11th ड्यूटी था. ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B. 1, 2 and 4 इज़ द करेक्ट, जो कि सारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये पूछा गया. ठीक है, तो पहला है,
He should be qualified for election as a member of Rajya Sabha. तो ये स्टेटमेंट सही है. दूसरा है when the sitting president is unable to discharge his function due to absence or illness, he can act as president only for a maximum period of 6 months. ये भी सही है. नेक्स्ट है he draws his regular salary in his capacity as the ex officio chairman of राज्य सभा. ये भी सही है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का कोई फिक्स सैलरी होता नहीं है. जितना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का होता है उतना ही होता है. और ये 2018 में चेंज किया गया है. पहले था 1.25 एंड अभी बढ़ाकर कर दिया गया है 4 लाख पर मंथ. ओके. एंड लास्ट ऑप्शन है ही कम्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंस. नहीं, आफ्टर नहीं, बिफोर होता है. ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर से पहले आते हैं. तो इसका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था और वही इनकरेक्ट है. और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स उसका एज होना चाहिए एंड शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट करेक्ट. इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा है. ठीक है, तो पहला है द फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू सम अदर लीगल प्रोविजन. क्या स्टेटमेंट सही है? करेक्ट. दूसरा है दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ. ये भी सही है. नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया. नहीं, ये सिर्फ इंडियंस के लिए होता है, सिटीजन के लिए. ओके. और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है. वो कौन कौन से हैं फंडामेंटल राइट में? तो वो आ जाएंगे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30. 5 ऐसे आर्टिकल्स है जो सिर्फ इंडियंस के लिए है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. With reference to rule of law or and rule by law, rule of law or rule by law, consider the following statement. Okay, the rule of law is control the unlimited exercise of the power by the Supreme Court, supreme law making authority of the land. ये correct है. ठीक है, और जिसको हम गाइडेड बाय द आइडियल लाइक जस्टिस एंड इक्वालिटी भी बोल सकते हैं अंडर आर्टिकल 14 में. ओके. नेक्स्ट है रूल बाय लॉ इज लेड डाउन बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड. ये भी करेक्ट है. एंड नेक्स्ट है बोथ रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ कैन एम्बॉडी ओनली एथिकल. नहीं, रूल ऑफ लॉ कैन एम्बॉडीड बाय ethical laws only, but rule by law ethical and unethical दोनों को फॉलो करता है. ठीक है. सो इसका आंसर हो जाएगा ए. 1 and 2 इज करेक्ट एंड थर्ड वाज रॉन्ग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू 4A जो कि DPSP है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये ऑब्वियस सी बात है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें वो आया था एंड 46 में ऐड किया गया था. क्या ऐड किया गया था? तो स्टूडेंट की स्टडी के लिए जो पेरेंट्स की ड्यूटी बनाई गई थी, लास्ट वन 11th ड्यूटी. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच पहला स्टेटमेंट है दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट. करेक्ट. जिसमें सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं. अगर कोई मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. ओके. और ये पार्ट 3rd में आता है
और इसमें आर्टिकल कितना से कितना है, 12 से 35 तक। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है, द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नहीं, ओनली नेशनल इमरजेंसी नहीं, आर्म्ड रूल में भी इसको यू लगाया जा सकता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है, इमरजेंसी टाइम में। तीसरा है, दे कैन बी curtailed बाय पार्लियामेंट बोथ थ्रू द ऑर्डिनरी एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये किया जा सकता है, ना कि ऑर्डिनरी एक्ट से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन इज द करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, अ नेशनल इमरजेंसी कैन रिवोक्ड ओनली थ्रू अ रिवॉल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ओनली थ्रू लोकसभा नहीं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा भी किया जाता है नेशनल इमरजेंसी, जो कि बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम अ सीक्वेंस सब्सीक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, वंस अ रिटन नोटिस रिगार्डिंग द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इमरजेंसी इज रिसीव्ड बाय द स्पीकर, अ स्पेशल सिटिंग हैज़ टू बी कंपल्सरली कन्वीन्ड विद इन 30 डेज। नहीं, ये 14 डेज है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें करेक्ट पूछा है और दोनों में से दोनों गलत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर, पहला स्टेटमेंट इसमें भी करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, करेक्ट। द राइट दैट इंडिविजुअल शुड enjoy apart from the fundamental right, correct. The policies that the government should adopt, correct. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, सॉरी, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट प्रॉफिट। स्टेटमेंट पहला है, व्हेन अ वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, एक्सपायरी of the term, the vice president act as the president until a new president is elected। क्या ये सही है? नहीं, until new president is elected नहीं, जब तक the president resume नहीं करेगा अपना ऑफिस तब तक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला। दूसरा है, any resignation addressed to the vice president by the president shall be communicated by him to the speaker of the house of the people, करेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर्स को करेक्टली मैच करना है। कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? ओके, सो पहला है कोवैरेंटो। कोवैरेंटो किससे होता है? तो वो एक्सेस जुरिस्डिक्शन है? नहीं, ये इलीगल इलीगल यूसर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया इसका। आंसर सिनेरियो क्या है? एक्सेस जुरिस्डिक्शन, तो ये दोनों एक्सचेंज है, ये भी गलत। तो नेक्स्ट है, हिबस कोर्पस आर्बिट्रेरी डिटेंशन, करेक्ट। मैंडमस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज, ये भी करेक्ट है। तो और ये रेट जो होता है वो टोटल 5 होता है, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। ओके, और रेट किस में? रिटन ऑर्डर इशूड बाय है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेंडी है, जो कि आर्टिकल 32 में आता है फंडामेंटल राइट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू राइट टू इक्वालिटी। ओके, पहला स्टेटमेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट विच मीन्स द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड दूसरा है, वेर इक्वल एंड अनइक्वल आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई,
करेक्ट. ओके, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements with respect to fundamental duties. The fundamental duties were inspired by the US Constitution. नहीं, ये गलत है. ये USSR, जिसको हम लोग अभी के टर्म में रसिया बोलते हैं. USSR, that is रसिया. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है. Now, next statement is they can be enforced by law made by parliament. Correct. Next है, the fundamental duties have been amended only once since their incorporation in the constitution. Correct. और वो कौन सा ड्यूटी अमेंडमेंट है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है. और फंडामेंटल ड्यूटी जो है किसके रिकमेंडेशन से आया था? तो वो था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. ओके, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. एंड ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, जो कि पार्ट 4A में रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 41A है. ठीक है. नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, विच इज कॉल्ड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज आर रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. पहला है जस्टिस वर्मा कमेटी. जी हाँ, ये रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटी से. ओके. नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह कमेटी. ये तो रिकमेंड ही किए थे, तो ये भी रिलेटेड है 1 and 2. और सरकारिया कमीशन ये नहीं है, क्योंकि ये रिलेटेड है सेंटर एंड स्टेट रिलेशन से, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी से. तो 1 and 2 इज द करेक्ट रिलेशन, करेक्ट आंसर. ओके. एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. जो कि हमने 3 टाइप का बोला था ना DPSP में. ठीक है, उसमें से एक ये है, तो कौन सा है और नहीं है वो पूछा गया. तो टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये तो गांधीयन प्रिंसिपल है, जो कि आर्टिकल 40 में आता है, तो ये नहीं होगा. ठीक है. दूसरा है टू प्रोमोट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ये भी ये 48 आर्टिकल में आता है, जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है. तो आंसर बी इज द करेक्ट, जो यही पूछा था. तीसरा है ऑप्शन है इसका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन. ये आता है आर्टिकल 39 में, जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल है. एंड टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रमोट फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, जो कि आर्टिकल 39A में आता है. ओके. तो इसका आंसर क्या था? बी, जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पूछा था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन क्या होता है? तो इसका द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस फॉर एनी स्टेट. नहीं, इसका हो जाएगा पावर हाई कोर्ट आर subsumed by the Supreme Court. नहीं. The President is empowered to suspend the enforcement of fundamental right. Correct. Option C is the correct. और आर्टिकल 359 दो टाइम यूज़ किया जाता है. वो है एक नेशनल इमरजेंसी में, और दूसरा है आर्म्ड रिबेलियन में, जो कि ओके. और जब ये प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो उसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता. और वो कौन कौन से हैं? तो वो एक आर्टिकल 20 है, एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया. ये एक्सेप्शनल है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. Consider the following statements regarding the significance of fundamental right. Okay. पहला क्या है? They serve as a formidable bulwark of individual liberty. Correct. They strengthen the secular fabric of the Indian state. Correct.
They facilitate the participation of the people in the political processes. Correct. They embodied the concept of welfare state. नहीं, ये concept of welfare state आता है DPSP में. ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3 विच इज़ कॉल्ड डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट. करेक्ट पूछा है. ठीक है. पहला है द नेशनल इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. तो ये गलत है क्योंकि वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे. ओके JLN ना कि लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे. ओके दूसरा ऑप्शन है तो ये गलत, ये गलत. द नेशनल इमरजेंसी 1975 वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द थ्रेट ऑफ आर्म्ड रिबेलियन. क्या ये सही है? तो नहीं, वो आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था. ठीक है जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा था 1975 टू 77 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि अंडर आर्टिकल 32 में आता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, इसमें भी करेक्ट पूछा है. पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इश्यू डायरेक्ट ऑर्डर एंड राइट्स ऑफ ऑल काइंड. क्या ये सही है? जी हाँ करेक्ट स्टेटमेंट. दूसरा है द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस एज इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये सस्पेंड होता है, कैन बी सस्पेंड. ठीक है ये. एंड दूसरी बात प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. ठीक है और ये कब होता है, कौन से आर्टिकल में है? तो 359 के अंदर ये मेंशन्ड है. ओके सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.